जय हिंद। देखिए, लोकतंत्र को जनमत का शासन कहा जाता है। जनमत का मतलब कि जो जनता द्वारा चुना गया हो, यानी कि जनता वहां पे इनडायरेक्ट रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कैसे है, यानी कि सबसे बेहतरीन कैसे है, राजतंत्र से या तानाशाही व्यवस्था या बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, समाजवादी, इन सब से बेहतरीन लोकतंत्र ही क्यों है। लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहा गया है। लोकतंत्र का डिफिनेशन तो आप लोग समझते ही होंगे कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पे जनता को अधिकार होता है अपने प्रतिनिधियों को, अपने लीडर्स को, अपने नेताओं को चुनने का, उसको हम लोग लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। तो सिर्फ यही अच्छा क्यों है, बाकी राजतंत्र अच्छा क्यों नहीं है ना। हम लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे, सिर्फ देखें कि क्या इसमें बेहतरीन है, यानी कि सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कैसे है लोकतंत्र, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहला गुण देखिए, क्वालिटीज की क्या क्या गुण है जिससे हमको ये पता चलता है कि लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। पहला गुण क्या है? जनमत आधारित शासन व्यवस्था है। देखिए, लोकतंत्र जनमत आधारित है, यानी कि डिफिनेशन ही पहला गुण हो गया उसका कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, लोकतंत्र में जितने भी नेता होते हैं, प्रतिनिधि लीडर्स होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जनता पावर उनको दे रही, जनता अपना पावर है ना किसी और को सौंप रही, सब लोग मिलके किसी एक को पावरफुल बना रहे हैं, तो उसके प्रति वो जिम्मेवार रहेगा कि नहीं। यानी जनमत का शासन है, शासक अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, जनता के हित का ख्याल रखेगा, इसलिए तो ये जनमत आधारित शासन व्यवस्था है, पहला गुण। दूसरा, समानता और स्वतंत्रता का पोषक है लोकतंत्र। लोकतंत्र में भेदभाव, धर्म, जाति, गरीबी, अमीरी, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है ना, इसलिए तो कहा गया समानता, एवरीवन इज इक्वल, हर कोई समान रहेगा। और स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता दी गई है, बहुत सारी चीज, जैसे मौलिक अधिकार, आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, मौलिक अधिकार है ना हमारे पास। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं, जो सरकार के द्वारा भी नहीं छीना जा सकता है ना। तो अलग एक इमरजेंसी का सिचुएशन होता है, देश पर अटैक हो गया, तो वो सब बात तो अलग हो जाता है, लेकिन मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता, समानता, ये सब ऐसे अधिकार है जिसको सरकार भी नहीं छीन सकती है। यहाँ पे लिखित संविधान होता है, उसके अनुसार लोग काम करते हैं, यानी कि शासक वर्ग उसके अनुसार काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता का पोषक है। यहाँ अपने हिसाब से कोई भी शासन नहीं करेगा और किसी गरीब, अमीर या जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये दूसरा गुण है। तीसरा देखिए, तीसरा, लोगों में राजनीतिक जागृति आती है। देखिए, शासक वर्ग को चुनने का एक समय आता है ना। जैसे मान लीजिए हमारे देश में एक लोकसभा का चुनाव होता है जो 5 साल पे, विधानसभा जो राज्य में इलेक्शन होता है वो ही 5 साल पे, इन्हें 5 साल पे सीएम को चुनते हैं और 5 साल पे पीएम को चुनते हैं। तो उस चुनाव में हर एक लोगों की भागीदारी अनिवार्य होती है ना। अनिवार्य मतलब कि सबको कहा जाता है ना कि नहीं, जितना से ज्यादा लोग इस चुनाव में हिस्सा लेंगे उतना ही ज्यादा सशक्त शासक को चुनेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा लोग रहेंगे उतना ही डिसीजन अच्छा होगा, अच्छे लोगों को चुना जाएगा। कुछ ही लोग 10% लोग वोट देने जाएंगे तो गड़बड़ हो सकता है ना, कुछ ही लोगों को चुन, इसलिए कहा गया है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अगर लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छा शासक के चुने जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे लोगों में राजनीतिक जागृति बढ़ा ना, अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ गया। लोग भी अपना उस दिन का, यानी कि जो इलेक्शन के दिन होता है उस दिन अपना काम धंधा सब, वैसे भी ऑफिशियल छुट्टी भी हो जाता है कि आइए, और लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है चुनाव को, इसमें सब लोग हिस्सा लीजिए और लोकतंत्र को महान बनाइए। ठीक है, तो लोगों में राजनीतिक जागृति है। अगला है, सामाजिक क्रांति का भय नहीं रहता है इसमें। सामाजिक क्रांति, देखिए क्रांति क्यों होता है, अब लोग फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े होंगे तो पता चला ही होगा कि हाँ, क्रांति होने का रीजन क्या है। हमारे देश में भी तो क्रांति हुआ था, तो क्रांति कब हुआ था? ब्रिटिश के टाइम में हुआ था। तो क्रांति की स्थिति, यानी क्रांति का कंडीशन, रेवोल्यूशन का स्थिति कब आता है? तो जब देश का शासन व्यवस्था अच्छा नहीं रहता है, जो देश का रूलर होता है, जो नेता होता है, जो शासक होता है, वो अपने हिसाब से शासन करने लगता है, वो किसी की नहीं सुनता है, जनता का जो जन कल्याण होता है उसको इग्नोर करके चलता है और अपने हिसाब से जब वो देश चलाने लगता है, उस समय देश में क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में क्रांति नहीं हो सकता है, हो सकता है। संपूर्ण क्रांति 1975 आप लोग को याद ही होगा कि इस देश में क्रांति हुआ था, जयप्रकाश नारायण, और क्रांति की शुरुआत बिहार से ही हुई थी, हमारे बिहार की धरती से, है ना। तो क्रांति का भय रहता, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्रांति का भय रहता है, लेकिन नेग्लिजिबल, न के बराबर। क्यों क्रांति का भय नहीं रहता है? क्योंकि जनता के पास ऑप्शन है कि हर 5 साल पे उनका इलेक्शन होता है, री इलेक्शन होता है, वो प्रधानमंत्री रहे चाहे मुख्यमंत्री, उनको जनता के चुनौतियों पे खड़ा उतरना पड़ता है, जनता के सामने आके उनको जवाब देना पड़ता है। अगर आपने 5 साल अच्छा काम किया होगा तो जनता रीसेलेक्ट करेगी, दोबारा चुनेगी, और नहीं तो जनता वही
रिजेक्ट करके बाहर कर देती है। तो ये ऑप्शन मिल जाता है जनता के पास, इसलिए क्रांति का चांसेस नहीं रहता है ना। और जहां ऑप्शन नहीं रहता है, जैसे राजतंत्र में कोई ऑप्शन नहीं है कि जो राजा का बेटा है वही शासक रहेगा। फ्रांस में कैसे लुईस 16 था तो जान रहा कि वही शासक रहेगा, तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा था, इसलिए तो क्रांति हो गया। रूस में भी राजा निकोलस जो था वो भी अपने हिसाब से शासन कर रहा था, इसलिए तो क्रांति हो गया, क्योंकि जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। और जनता के पास जब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो वहां क्रांति का, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई जब होती है तो क्रांति निश्चित हो जाती है ना। क्योंकि ऐसे ही फिर तो जिंदा रहना सिर्फ कहेंगे कि हाँ शरीर जिंदा है, अगर आप में बदलाव लाने का क्षमता नहीं है, बदलाव लाने के लिए सोच नहीं है, भारत के बारे में आपको कुछ डेवलपमेंट के बारे में विचारधारा नहीं है, बस आंख बंद करके कानून का पालन कर रहे हैं। देखिए सरकार लोकतंत्र में ऐसे भी शासन, लोकतंत्र में ये भी कहते हैं ना कि कानून का शासन होता है यहाँ पे, अगर लेकिन मान लीजिए अन्याय ही कानून बन जाए, तो अगर अन्याय ही कानून बन जाए तो प्रतिरोध कर्तव्य बन जाता है। श्री राजीव दीक्षित का ये कथन था कि जब अन्याय ही कानून बन जाए तो प्रतिरोध कर्तव्य बन जाता है, और अगर कानून अंधा हो जाए तो उस कानून को लताड़ना, उस कानून को इग्नोर करके चेंज करके शासक को उठा के हिंद महासागर में फेंक देना, यह भी आवश्यक हो जाता है, चाहे सामने कोई प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। तो इसलिए क्रांति भी निश्चित है, देश में क्रांति आते रहना चाहिए, नहीं तो शासक पर लोकतंत्र भी बेकार हो जाएगा, बकवास हो जाएगा। ठीक है, तो इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सामाजिक क्रांति का भय कम रहता है या नहीं रहता। अगला देखिए, निर्णय लेने का ठोस तरीका। इस देश में यानी लोकतंत्र में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो कोई एक व्यक्ति द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है। तानाशाही व्यवस्था थोड़े, राजतंत्र थोड़े है कि राजा बोल दिया हो जाएगा, है ना। या तानाशाही व्यवस्था नहीं कि कोई तानाशाही वन मैन आया कुछ भी बोल दिया, वही कानून है वही नियम है ना, उत्तर कोरिया की तरह। ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ठोस तरीका क्यों है? क्योंकि फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है। हमारे यहाँ ही कानून बनता है तो क्या प्रधानमंत्री कानून बना देता है? या सिग्नेचर तो राष्ट्रपति का होता है, तो क्या राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया है कानून अकेले एक व्यक्ति बना देगा? नहीं, एक व्यक्ति नहीं बनाता है, पूरा संसद, मंत्रिमंडल सब लोग मिल के किसी कानून का निर्माण करते हैं, है ना। यानी कोई भी फैसला देश के लिए होता है तो कोई एक व्यक्ति न लेकर पूरे समूह, मंत्रिमंडल के समूह द्वारा लिया जाता है। और ऐसा फैसला जो बहुत सारे लोग डिस्कशन के बाद लिया जाता है उसमें गलती होने का चांसेस न रहता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई फैसला ले रहे हैं, इवन घर के लिए कोई फैसला ले रहे हैं या पर्सनल फैसला, तो हो सके कि आपने उस विचारधारा पे सिर्फ चर्चा किया होगा या अपने बारे में प्लान बनाया होगा कि हाँ हमको ना ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर उसको 4 लोगों के साथ डिस्कस करते हैं जब कि क्या होना चाहिए, प्लान यहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे होगा, तो सब लोगों से बात करने के बाद कुछ और आइडिया निकलता है, यानी गलती होने की गुंजाइश कम जाती है ना। तो यही है, इसलिए लोकतंत्र को बेहतरीन कहा गया है, क्योंकि इसमें फैसला के एक व्यक्ति नहीं लेता है, यहाँ मंत्रिमंडल का समूह फैसला लेता है, और जब समूह फैसला लेता है तो कोई भी गलती होने का गुंजाइश नहीं रहता है। ये भी लोकतंत्र में है, ये तानाशाही और राजतंत्र वाला व्यवस्था में तो है नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, लोकप्रिय और अस्थायी शासन व्यवस्था। जनता बहुत ज्यादा पसंद करती है, अरे भाई जनता का शासन है तो लोकप्रिय हो ही गया, क्योंकि जहां यहाँ जब भी महापर्व होगा, महापर्व मतलब वही लोकतंत्र का महापर्व इलेक्शन होता है ना, लोकसभा का और विधानसभा का इलेक्शन जब भी होगा तो जनता आएगा, तो जनता हिस्सा लेता है। जनता जानता है कि मेरी भागीदारी आवश्यक है, यहाँ नेता भी उस दिन हाथ जोड़ते हैं, है ना, जनता के पैरों में। वो अलग बात होता है कि चुनाव के बाद जो है जनता जो है वो नेता के पैरों में चला जाता है, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकप्रिय और अस्थायी शासन व्यवस्था। लास्ट देखिएगा, लोगों में देशभक्ति की भावना का विकास होता है। लोगों को ऐसा फील आता है कि हम शासन चुन रहे हैं, मेरे हिसाब से शासक वर्ग काम कर रहा है, राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिलता है, देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिलता है, लोग यूनाइट होने का यहाँ पे चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि लोकतंत्र में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे तो भेदभाव किया नहीं गया है, सबको समान समझा गया है, और सीधे सबको एकल नागरिकता का भी प्रावधान है हमारे यहाँ, सिंगल सिटीजनशिप, भारतीयता को लेकर के देशभक्ति की भावना आती है ना। तो ये सब गुण है हमारे लोकतंत्र का। अब इसके बावजूद एक चीज और आप चर्चा करेंगे, थोड़ा सा अरस्तु के बारे में देख लेंगे। अरस्तु कौन है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसको कहा जाता है ना, कहा जाता है, सिलेबस में क्या ही कर सकते हैं, लेकिन फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस रियल तो हमारे चाणक्य थे। लेकिन चलिए आजकल का वेस्टर्न यूरोपियन मान लेते हैं अरस्तु, एरिस्टोटल भी इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान के जनक। अच्छा विचारधारा तो अच्छा दिया था, जैसे लोकतंत्र के बारे में इसने कहा था एक, ये तो हम लोग गुण पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा आलोचना किया था, क्रिटिसाइज किया था इसने लोकतंत्र को, कहा था कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। ऐसा क्यों कहा था? अरस्तु जैसा लोग जो लोकतंत्र पे न जाने कितना विचारधारा, कितना आइडिया, कितना किताब लिख दिया, वो अरस्तु कह रहा है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। तो मूर्खों का शासन कब हो जाएगा? क्योंकि इसका पहला पॉइंट से कनेक्ट कीजिए, जनमत आधारित शासन व्यवस्था, मतलब
जनता जो बहुमत में डिसाइड करेगी, यानी कि अगर 100 जनता है वो कम से कम 51% जनता जो डिसाइड करेगी कि यही जीतेगा, यही व्यक्ति को वोट देना चाहिए, वो जीत जाएगा। लेकिन दिक्कत तब हो जाता है कि अगर जो जनमत है, जो बहुमत वाली जनता है, वो अनपढ़ है, बेवकूफ है, समझदार नहीं है, तो वही बात है, अंधेर नगरी और चौपट राजा हो जाएगा। क्योंकि जब जनता के दिमाग से समझ खत्म हो जाएगा, जागृति, अवेयरनेस, सोचने का क्षमता अगर जनता के दिमाग से खत्म हो गया, तो वो जनता कोई भी फैसला लेने में असमर्थ होती है और एक मूर्ख को ही अपना महान नेता और भगवान मान लेती है, जैसे आजकल हो रहा है। 2024 चल रहा, 25 चल रहा है ना। तो ये हमारे यहाँ 1950 से लेके 2025 तक अभी तक होते आ रहा है, आगे ज्यादा दिन नहीं होगा, है ना। एक क्रांति की इस देश में बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक, वो वाला क्रांति कि जिसमें सारे नेताओं को, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, सबको पैक करके एक जहाज में, है ना, बहुत सारा हेलीकॉप्टर है अपने पास, इंडियन आर्मी से मांग लेंगे उस दिन के लिए कि दे दीजिए, और सारे नेता को ठूस करके आधा को प्रशांत महासागर में और आधा को हिंद महासागर में, सबके बर्थडे उधर ही मना देंगे और एक नई क्रांति और नई व्यवस्था की शुरुआत करेंगे, जिससे 75 साल में इन नेताओं से अभी तक गरीबी दूर नहीं हुआ है ना। तो अब यही मौका है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नेताओं की गलती है। कहने के लिए नेता है, नेता तो कहते नहीं है, नेता कहना भी नेता का पाप है। लीडरशिप, लीडर मतलब श्री राम, लीडर मतलब श्री कृष्ण, है ना। लीडर का मतलब होता है कि वन हु लीड इज कॉल्ड लीडर। नेता वो है जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं हो और वो सब कुछ ला दे आपके लिए, है ना, वो क्रिएट कर दे। जैसे भगवान श्री राम देखिए, नंगे पांव निकल दिए घर से, वन की ओर चल दिए, और सोचिए लंका तक का सर्वनाश कर दिए, न जाने कितने राक्षसों का सर्वनाश किया वन में, सेना बनाई, सेना बना करके लंका पे आक्रमण किया, कुछ भी नहीं था से सब कुछ था तक का सफर। इसको हम लोग कहते हैं नेता। आजकल के नेता को नेता नहीं कहा जाता है, उसको हम लोग मैनेजर कहते हैं कि बस इसको सब कुछ दीजिए, सैलरी दीजिए, गाड़ी दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए, तब अच्छा से चलेगा, और पूरा सब चीज देने के बाद कहेगा कि हाँ पता नहीं कम्मा नहीं हो रहा है, हमको एक बार और चुनाव में जितवा दीजिए तब होगा। इसको हम लोग मैनेजर बोलते हैं, प्रबंधक बोलते हैं, दलाल भी कह सकते हैं, लेकिन नेता तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए, लोकतंत्र का ये गुण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।